हाय गाइस, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस। अब इंग्लिश पेडागोजी आपकी और हिंदी की पेडागोजी दोनों सेम होती है, इसलिए बहुत ही रिलेट करके हम चीजों को समझेंगे आज। और आपको पूरी वीडियो देखनी है गाइस, पूरी वीडियो आपको देखेंगे आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कह रहा है कि द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर कौन थे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइज। फ्राइज हमारे क्या थे, स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर थे। क्लियर, तो एक नंबर आपका यहां से बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। जब भी हम वर्ड्स की मीनिंग का स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सिमेंटिक्स, ठीक है। ये जो सिंटैक्स होता है ये ग्रामर से रिलेटेड होता है। सिमेंटिक वर्ड हमारे ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा होता है, और मोर्फोलॉजी जो होता है ये भी हमारा जो है मीनिंग से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग की बात नहीं होती है। जब भी हम किसी चीज को ढूंढने की बात करते हैं, जैसे कि मान लिया हम वर्ड्स की मीनिंग को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तब वो मोर्फोलॉजी होता है। उस प्रकार की स्टडी को हम मोर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन केवल हम क्या कर रहे हैं, केवल हम वर्ड्स की मीनिंग की स्टडी की वर्ड्स की मीनिंग को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। टीचर ने क्लास में अपने बच्चों को एनिमल्स की स्टोरी बताई। चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल्स। इट इज। अच्छा, यहाँ पर जो एक केस स्टडी बताया गया है, कह रहा है कि मतलब टीचर अपने क्लास में अपने बच्चों को एक एनिमल्स की स्टोरी बताती हैं और अपने हाथ के मूवमेंट्स भी उसी तरह से करती हैं। मान लिया कोई बिल्ली है तो म्याऊ म्याऊ बोल दिया, कोई कुत्ता है तो भौं बोल दिया, कोई बकरी है तो हिन हिन बोल दिया। इस तरीके से वो अपने वॉइस को भी निकालती हैं और हाथ की मूवमेंट को भी करती हैं। तो बच्चे भी उसी प्रकार से वो भी क्या करते हैं, हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो स्टडी है, ये पूरा जो करिकुलम है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये किस प्रकार का करिकुलम होता है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि हाथ टोटल फिजिकली आप रिस्पॉन्स करके चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TPR बोलते हैं, ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, एनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज activities or devices used in the language classroom for realizing lesson objectives is known as। उसको हम यहाँ पर बताया गया है कि एनी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज, कई प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं चीजों को सीखने के लिए, एक्टिविटीज जो करते हैं, डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं क्लासरूम में क्या करने के लिए, लेसन ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको क्या जाना जाता है, इसको हम टेक्निक मानते हैं। यानी कि हम टेक्निक्स का यूज करके चीजों को हम सीख रहे हैं। कोई भी कुछ भी हम सीखना चाह रहे हैं तो कई टेक्निक का यूज करके, चाहे वो एक्टिविटी के थ्रू हो या डिवाइसेस के थ्रू हो, किसी भी तरीके से अगर हम चीजों को सीख रहे हैं तो इसको हम क्या समझते हैं, इसको हम क्या समझते हैं। तो वहां पर आपका जो टेक्निक यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। सिलेबस, अप्रोच, मेथड, ये हमारा क्या होता है। सिलेबस तो मतलब पूरा जो है एक कंटेंट होता है, जो भी हम सीखना चाहते हैं उसको हम सिलेबस बोलते हैं। अप्रोच हमारा किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारा अप्रोच होता है। मेथड विधि से संबंधित है। तो ये हमारे तीनों रिलेट नहीं करते हैं। टेक्निक क्या चीजें आप अप्लाई कर रहे हैं जिससे आप चीजों को सीख पा रहे हैं, ये बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, a test which is administered at the end of the language course for remedial teaching। remedial teaching के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसमें एरर्स क्या क्या है, उसने अभी तक जो भी शिक्षा ली है वो उसमें क्या क्या उसने कमियां छोड़ी हैं, क्या क्या उसमें अभी गैप है। गैप और एरर का पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम रेमेडियल क्लासेस बच्चे को दिलाते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर, इसकी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय, पहला ऑप्शन कह रहा है गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, writing paragraphs and essays, explaining the use of particular structure and correcting wrong sentences produced by learners। अगर हम बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में ग्रामर सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कैसे इसको सीख सकते हैं।
गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको हम क्लॉज टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटेंसेस दिए रहते हैं, बीच बीच में कुछ गैप होते हैं, नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनमें से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें वहां पर फिल करना होता है। इसी को हम जानते हैं गैप फिलिंग या क्लॉज टेस्ट से जानते हैं, जो ग्रामर सीखने का बहुत ही प्रॉपर एक हमारा मेथड होता है कि अगर आप ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप गैप फिलिंग मेथड का यूज करके प्रॉपर वे में, कंट्रोल्ड वे में आप ग्रामर सीख सकते हो। क्लियर? तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड होवल्ड एट द कैट इज एन एग्जांपल्स ऑफ। ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो जब ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, जहां पर एक ही हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। कोई भी और सेंटेंस यहाँ पर रिलेट नहीं किया गया है, केवल एक सब्जेक्ट की बात कही गई है, वो भी हमारे एक ही डॉग है। इन द बैकयार्ड डॉग बार्क्ड एंड होल्ड एट द कैट इज कैट। तो यहाँ पर जो है हमारा एक ही डॉग है, एक ही हमारा वर्ब है यहाँ पर, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाता है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which one of the following method of teaching cannot be used interchangeably with each other? अगर हमें कोई भी लैंग्वेज आती है, जैसे मान लिया हमको हिंदी आती है और ये हमारा मदर टंग हो जाता है, लेकिन अगर मैं कोई लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ, मान लिया मैं आपसे इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, तो मैं अपनी मदर टंग का यूज ना करके डायरेक्टली उसी जो मेरा टारगेट लैंग्वेज है उसी पर ही ज्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, मदर टंग को मैंने छोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि which one of the following method of teaching cannot be used interchangeably with each other? किस प्रकार की टीचिंग मेथड में हम अपने इंटरचेंज नहीं करते अपने मदर टंग को टारगेट लैंग्वेज से, अपने मदर लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज से हम किस प्रकार की टीचिंग में नहीं इंटरचेंज करते हैं, तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऐसी टीचिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने मदर टंग का यूज ना करके केवल अपने टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं, Which one of the following statement is true? यहाँ कुछ दिया गया है और इसमें से अभी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। मैं चारों स्टेटमेंट पढ़ूंगी, आंसर आप सभी करेंगे, ठीक है? और गाइस अगर सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी डाउट है, जो भी डाउट है आपके, अगर आप मुझसे कुछ नया भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है? तो बस इतना ही करना है आप सभी को। चलिए इस पे आ जाते हैं। Assignments need to be given as classwork followed by homework every day to provide variety and practice। कहता है कि मतलब अब इसमें हमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है कि असाइनमेंट्स दिए जाए क्लास वर्क में, फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस। कई प्रकार की प्रैक्टिस के लिए हमें मतलब उनको होमवर्क दिया जाए। फिर सेकंड वाला कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। असेसमेंट किया जाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाए कि पढ़ाने के बाद से, कोई भी लेसन पढ़ाने के बाद से हम उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट करें कि उनको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये किया जाए, ठीक है? अभी पॉइंट्स यहाँ पर चल रहा है, ठीक है? सी वाला कहता है व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर इंप्रूविंग टीचिंग। सारे फॉर्मेटिव जो हम असेसमेंट्स करते हैं उसका हमारा मतलब क्या होता है, उनकी अपनी टीचिंग को इंप्रूव करना, मतलब बच्चे को जो भी हम पढ़ाएं वो समझ में आए। लर्निंग सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। एंड लास्ट वाला कहता है ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर असेसमेंट। जितने भी फॉर्मेटिव टास्क होते हैं उन सभी का मतलब होता है असेसमेंट करना। देखो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है समझो। यहाँ पर while all formative tasks are meant for improving teaching learning some are used for assessment too। मतलब जो फॉर्मेटिव टास्क दिए जाते हैं वो अपनी टीचिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए दिए जाते हैं, साथ ही साथ हम ये भी तय करते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारी टीचिंग स्किल उसके ऊपर कितना इफेक्टिव हो पाया है, क्या वो उसको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी बातें हमारे ऑप्शन सी में कही गई हैं, इसलिए ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। A 2.5-year-old child picks up his sibling's book and looking at the pictures tell a story. The child is। कहता है कि मान लिया एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चा जो है अपने भाई की बुक ले करके उसमें कुछ स्टोरीज को, कुछ पिक्चर्स को देखता है एंड देन ही स्टार्टेड टू बिहेविंग लाइक दैट। वो उसी स्टोरी में क्या हो जाता है, उसी स्टोरी बनाने लगता है, उसमें जो कार्टून वगैरह जो प्रिंटेड है उनकी तरह एक्ट करने लगता है। तो द चाइल्ड वॉज डूइंग वॉट, चाइल्ड क्या उस टाइम में क्या कर रहा था, अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ना?
यहाँ पर उस बच्चे के बारे में पूछा गया है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा कैसा है। अगर बच्चा जो है अपने सिबलिंग की बुक को देख करके स्टोरीज बताने लगता है, टेल्स अ स्टोरी, स्टोरी बताने लगता है, तो वो कैसा बच्चा है, उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रीडर। इमर्जेंट रीडर बोलेंगे कि तत्कालीन आपके दिमाग में किसी भी पिक्चर को देख करके आपके दिमाग में तुरंत स्टोरीज बन जाए, तो उसको हम इमर्जेंट रीडर बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्टूडेंट यहाँ नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने भाई की बुक किताब को देख करके कुछ बताना तो बच्चा करेगा, यहाँ स्टूडेंट की बात नहीं कही गई है। ठीक है, इमर्जेंट स्टोरी राइटर, इमर्जेंट राइटर, यहाँ राइटर्स की बात की नहीं गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमर्जेंट रीडर हो जाएगा। इमर्जेंट रीडर उसको बोलते हैं कि तत्कालीन आपके दिमाग में किसी भी चीज को देख करके कभी भी कोई भी थॉट आए तो आपको इमर्जेंट रीडर बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a teacher of class 3rd finds some student understand the concept more clearly when she explain the orally their learning style is। अगर orally हम चीजों को explain करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल करके, लिख करके नहीं, बोल करके, और आप अगर मैं बोल करके उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आप सुनने की कोशिश करेंगे मुझे, बिल्कुल, है ना। अगर मैं बोल के, चलो मान लिया मैंने अपने बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा, अब मैं आपको बोलूंगी और आप सुनेंगे, और आप सुनेंगे तो आप प्रतिक्रिया करेंगे, तो इसका जो ये हमारा टीचिंग मेथड है, ये ऑडिबल टीचिंग मेथड है। मैं बोल करके आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन करके पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑडिटरी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा टीचिंग मेथड ऑडिबल टीचिंग मेथड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। A teacher asks the student to read the text for information and create their own interpretation beyond the literal level. Which subject skill is the practicing in the class? कहता है कि भाई यहाँ पर टीचर ने कुछ बच्चों को बताया, ask the student to read the text for information, कोई टेक्स्ट दिया, कोई किताब दी उनको कि भाई आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना के लिए, एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन, और अपनी खुद की उस पर व्याख्या दीजिए। आपने मान लिया कोई टेक्स्ट पढ़ा, तो आप अब अपने तरीके से, अपने हिसाब किताब से, जो भी आपके बारे में जो उसमें टिप्पणी करनी है, आप अपने हिसाब से करिए। ये टीचर ने अपने बच्चे को ये काम दिया करने को। ठीक है, बियॉन्ड द लिटरल लेवल, यानी कि उससे हट करके, जो भी किताब में, जो भी उस टेक्स्ट में दिया गया है, उससे हट करके आपको कुछ टीचर को अपने हिसाब किताब से इंटरप्रिटेशन देना है। अब देखो, विच सब स्किल इज द प्रैक्टिसिंग इन द क्लास, किस प्रकार की सब स्किल क्लास में प्रैक्टिस की जा रही है। प्रेडिकेटिंग, इन्फरिंग, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है लिखना, अपने हिसाब किताब से नहीं, जो भी आपने देखा एग्जैक्ट आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पैराफ्रेजिंग हो जाता है। समराइज करना मतलब आप संक्षेप करना किसी चीज को। इन्फरिंग का मतलब होता है अपने हिसाब से टिप्पणी देना, किसी चीज के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना, इन्फर करना, तो यहाँ पर आपका आंसर इन्फर हो जाएगा। और प्रेडिकेटिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो भविष्यवाणी हम किसी चीज की नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट कोई भी टेक्स्ट हमें दिया गया, अब उसके बारे में हम अपनी विवेचना अगर हम करें तो उसको हम बोलते हैं इन्फर करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, अगर स्टोरी टेल मतलब क्लास में बच्चों को स्टोरी बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, बच्चे लोग उसको सुनते हैं, तो ये जो स्टोरीज है ये हमारे क्लास में किस तरह का रोल प्ले करती हैं, क्लास में किस तरह का रोल प्ले करती हैं। यूज मेनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। अच्छा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग जो है क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही जरूरी एक माध्यम होता है सिखाने का अपने लैंग्वेज को। क्योंकि क्या, क्योंकि किस तरह से ये है इंपॉर्टेंट। ऑप्शन 4 है आपके पास में। कहता है पहला वाला, यूज मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम। क्या स्टोरी में हम कई ग्रामर के स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इसका यहाँ यूज करना है, उसका वहां यूज करना है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या हम अपने बच्चे को बताते हैं जब स्टोरी पढ़ाते हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, यानी कि पहला वाला तो मैं हटा देती हूँ। दूसरा वाला कहता है प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, हम लैंग्वेज को कंप्लीटली एक स्टोरी के माध्यम से हम बच्चे को सुनाते हैं ताकि वो समझ पाए कि राम खाता है और सीता खाती है, ये वो समझ पाए, ये वो समझ पाए, इसलिए स्टोरी बताई जाती है ताकि वो जेंडर एक बार डिफाइन कर ले, और कैसे क्या बोलते हैं, कब हा होता है, कब था होता है, कब होगा होता है, ये सारी बातें वो सीख जाए, इसके लिए स्टोरी बताई जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। स्टोरी के माध्यम से हम लैंग्वेज को सिखाने की जब कोशिश करते हैं तब ये बात कही जाती है। हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, स्टोरी इस वजह से बताया जा रहा है क्लासरूम का डिसिप्लिन सही रहे, अनुशासन में क्लासरूम रहे। या हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड, स्टोरी इस वजह से बताते हैं ताकि वो डिफिकल्ट वर्ड्स को सीख पाए। भाई नेगेटिव दोनों जा रहे हैं।
यहाँ केवल अपना ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों का ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों की क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर को शुरू करने से पहले द ऑनेस्ट वुड कटर, मान लिया क्लास में एक जो ऑनेस्ट वुड कटर वाला शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी पढ़ा है इसको बचपन में। ऑनेस्ट वुड कटर वाला जो है, यहाँ पर एक लकड़हारा रहता है, तो क्या होता है कि उस लकड़ी काटने जंगल में जाता है और लकड़ी जब वो काटता है तो उसकी लकड़ी वहां नदी में गिर जाती है। तब तक देवी माँ प्रकट होती है और कहती है कि 3 जो है वो निकालती है, कुल्हाड़ी निकालती है और उससे पूछती है कौन सी वाली तुम्हारी है। तो एक बार शायद चांदी का निकालती है, फिर सोने का निकालती है, लास्ट में लकड़ी वाला निकालती है। तो ऑनेस्ट जो वुड कटर होता है वो बोलता है ना, मेरा तो लकड़ी वाला था। इससे उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसको तीनों दे देती है। मैंने तो यही स्टोरी पढ़ी है। अच्छा, जब टीचर ने ये वाली स्टोरी अपने बच्चों को सुनानी, मतलब सुनाने की कोशिश करी, उन्होंने सुनाने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन, उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया अपने बच्चों से विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी। उन्होंने ऑनेस्टी पर बातें बतानी स्टार्ट कर दी कि भाई ईमानदारी क्या होती है, इस पर उन्होंने बातें शुरू कर दी पहले ये पढ़ाने से पहले, चैप्टर पढ़ाने से पहले। सो व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी? इस प्रकार की एक्टिविटी करने से टीचर को क्या मिल रहा है, वो क्या अचीव करना चाहती है, टीचर चाहती क्या है भाई? तो यहाँ ऑप्शन है एक्टिवेट स्टूडेंट स्किल, स्टूडेंट्स की स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। स्किल नहीं हम देखेंगे भाई, स्किल हमारे स्टूडेंट की बात पहले से है। सेकेंड वाला कहता है कि एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, उनके प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करने के लिए टीचर ये स्टोरी सुना रही है। अच्छा, ये बात तो हम करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो कि अगर मैं आपको पहले से कुछ ऑनेस्टी के बारे में बताऊंगी तो ऑनेस्टी के बारे में आपको जो जो चीजें पता है वो आप उससे रिलेट करके ऑनेस्टी के बारे में और कुछ अपना व्यू बता पाएंगे मुझे। तो इसलिए प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत उसको एप्रिसिएट करते हैं, थोड़ी बहुत उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। थर्ड वाला कहता है कि एसेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, नहीं जी। एंड हमारा जो लास्ट वाला है एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, अटेंशन के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तेज बोल सकते हैं बच्चों से, तो वो अटेंशन हम तुरंत उसको अटेंशन हम ले लेंगे बच्चों का। लेकिन स्पेशली यहाँ पर बात की गई है ऑनेस्टी पर बात करने की, तो प्रीवियस नॉलेज को हम कनेक्ट करने के लिए, जो स्टूडेंट को पहले से ऑनेस्टी के बारे में पता है उसको कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर डिस्कशन एक चैप्टर को पढ़ाने से पहले किया। ठीक है, नेक्स्ट, अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, बच्चे को एक नए स्कूल में एडमिशन मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। The teacher was surprised to see what she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. A child got admission to a school new school. एक बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन मिला। The teacher was surprised. टीचर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई to see that she would speak 4 languages. वो 4 लैंग्वेज में बात कर सकती है फ्लुएंटली, बहुत ही धारा प्रवाह से। बट शी कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश में स्पीक नहीं कर पाती है, मतलब इंग्लिश में बात नहीं कर पाती है। तो शी इज अ बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्ट या मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल बोलते हैं जब एक लैंग्वेज आती है, जैसे मुझे आती है हिंदी या फिर इंग्लिश, तो वो मोनोलिंगुअल होता है। लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषाविद, जो भाषाओं का ज्ञान रखते हैं उनको लिंग्विस्ट बोलते हैं। खैर उसे 4 ही आती है तो वो लिंग्विस्ट नहीं है। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है जब आपको कई प्रकार की भाषाएं आती हैं तो आपको मल्टीलिंगुअल बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और बाइलिंगुअल अगर आपको 2 आता है तो बाइलिंगुअल है आप। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए। सो नेक्स्ट वाला हमारा कहता है कि a student of class 5th while reading a chapter finds some difficulty and unfamiliar words and it is not able to get the meaning of those words he should. अच्छा, क्लास 5th का स्टूडेंट जब भी कोई चैप्टर पढ़ता है तो उसे कुछ डिफिकल्ट और अनफैमिलियर यानी अपरिचित शब्द मिलते हैं, उसको रास्ते में उसको अपरिचित शब्द मिलते हैं जब वो पढ़ता है। ठीक है, अब देखो, एंड ही इज नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ही शुड। अब उसे उन शब्दों का मतलब नहीं पता है तो वो क्या करे? एक बच्चा अपने चैप्टर को पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसे कुछ अनफैमिलियर से वर्ड्स मिले जिनकी मीनिंग उसको नहीं पता। इस सिचुएशन में उस बच्चे को क्या करना चाहिए? इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग, उन शब्दों को इग्नोर कर देना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए पढ़ना? तो बिल्कुल ये नहीं है। गेस द मीनिंग इन कंटेंट, ये हमारा आंसर हो जाता है कि आप उस कंटेंट के रिगार्डिंग उसकी मीनिंग को गेस कर सकते हैं। देखो, हम जो है यहाँ महारथी नहीं है कि हमें हर शब्द की मीनिंग ही पता हो, लेकिन जब भी हम कोई स्टोरीज पढ़ते हैं
तो उससे रिलेट करके, उस कंटेंट से रिलेट करके कोई भी अनफैमिलियर वर्ड की यानी अपरिचित शब्द का मतलब वहां पर हम निकाल देते हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो भाई कंटेंट के रिगार्डिंग आप किसी भी अनफैमिलियर वर्ड की मीनिंग आप निकाल सकते हैं। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को अपने कंटेंट से रिलेट करके उस वर्ड की मीनिंग निकालनी चाहिए। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, बी हो जाता है। आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प आस्क द टीचर। टीचर से तो पूछना चाहिए, लेकिन जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट बन रहा है वो हो रहा है बी आपका। ठीक है, नेक्स्ट। A teacher of class 5th wishes to teach a complex language structure from the syllabus. She would not. A teacher of class 5th, क्लास 5th की एक टीचर चाहती है कि वो अपने बच्चे को एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो फ्रॉम द सिलेबस में सिखाएं। तो वो क्या करना चाहती है, नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट। उनको वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाना चाहिए। फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। Use a grammar game with a focus on this complex structure and ask student to memorize the rules. Memorize नहीं करना है कभी भी, किसी चीज को रटने पर हम कभी भी पेडागोजी में ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्जर्व करके उस सीखने पर ध्यान देते हैं। सो नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट, ये भी नहीं हो सकता है। फोकस ऑन लिसनिंग, सुनने पर ध्यान दो। स्पीकिंग प्रैक्टिस, बोलने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। बिल्कुल हाँ जी, आप क्या करो, आप सुनो और बोलने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर सीखने के बावजूद आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, सो यूज ए ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो आपका यहाँ पर जो है बी और सी दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आंसर है उसमें से बी और सी दोनों हो सकता है। ये सीटेट भी ने भी बात मानी है, मतलब सीटेट के अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन में सही है। अगर आपने, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं और इस तरह के ऑप्शंस देखे हैं, तो अगर आपने बी सी लगाया होगा तो आपका दोनों सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। As per Noam Chomsky theory, the role of language acquisition device helps children to generate grammar rules. LAD के सिद्धांतों पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो LAD के अकॉर्डिंग जो हमारा LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन के दो हिस्सों में, जिसमें हमारा जो है लेफ्ट वाले में हमारा लैंग्वेज होता है, राइट वाले में हमारी क्रिएटिविटी होती है। लैंग्वेज की क्रिएटिविटी होती है कि लैंग्वेज को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा नॉम चॉम्स्की ने बताया था। और LAD जो करता है वो हमारे जो है लैंग्वेज को जेनरेट करने का काम करता है, जिससे बच्चा आसानी से लैंग्वेज को सीख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। Which one of the following statement is correct? आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, सो which one is correct? अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स को और आप आंसर करेंगे। ठीक है, बताएंगे आप। It is difficult to teach English as they use their first language in every aspect and ignore English. कहता है it is difficult to teach English, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट। हर तरह से वो अपने फर्स्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं और इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। पहला ये कह रहा है, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स द वेरी फर्स्ट डे। पहली दिन आपको बच्चों को इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स दे देने चाहिए। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। एंड लास्ट वाला कहता है, चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। जो चिल्ड्रन की मातृभाषा जो पहली लैंग्वेज है, वो उसको इंग्लिश सीखने में उसको क्या करती है, इंग्लिश सीखने में उसको मतलब एक हर्डल का काम करती है, एक बाधा का काम करती है। मतलब अगर मुझे हिंदी आती है तो शायद मैं इंग्लिश ना सीख पाऊं क्योंकि मुझे हिंदी आती है, तो ये तो गलत हो गया ना। हाँ, मैं इंग्लिश को अपना आधार मान हिंदी को अपना आधार मान के मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ। अच्छा, ये थर्ड वाला जो कहता है, सी वाला कहता है, ये कहता है कि चिल्ड्रन कम टू स्कूल, बच्चे आते हैं विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग। उनके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके कुछ अनुभव होते हैं, कुछ भाषा यानी कि उनको मदर टंग जो आती है, जो वो हमेशा बोलते हैं, जिनमें अपनी भावनाओं को वो एक्सप्रेस करते हैं, उसी को आधार मान के हम उसको रिसोर्स मान के हम उसको दूसरी लैंग्वेज सिखाएंगे। उसी को आधार मान के हम उसको दूसरी लैंग्वेज सिखाएंगे। ठीक है, यानी कि बच्चा पहले से उसके पास में जो अनुभव है उसको आधार मान के आप उसको दूसरी जब लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो शायद वो ज्यादा जल्दी उसको किसी भी लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाई। जो हमें मदर टंग आती है उसको मिनिमाइज हम किस तरह की टीचिंग में कर सकते हैं। गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, giving a lot of exposure in the target language,
गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन। मदर टंग को मिनिमाइज करने की बात की गई है, तो फिर हम मोर ऑफन का यूज करेंगे, तो फिर कैसे मिनिमाइज हो पाएगा? गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। हाँ, हम अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने जो टारगेट लैंग्वेज है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसमें बात कर सकते हैं छोटे छोटे तरीके से। हम कुछ ऐसे नियम फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं जिससे उस टारगेट लैंग्वेज को हम बार बार यूज करें। तो एक ऐसा हो सकता है कि हाँ, हमारा जो मदर टंग है वो मिनिमाइज हो सकता है, उसका हम यूज कम कर सकते हैं। जब हम अपने टारगेट लैंग्वेज का बार बार यूज करेंगे छोटी छोटी चीजों में, तो वो हमारा जो मदर टंग है वो उसका यूज हमारा कम हो जाएगा, इस तरीके से वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमने 20 क्वेश्चन आज सीटेट के इस वीडियो में हमने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हमारी वेबसाइट जिसका नाम है मोबाइल पाठशाला, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, मोबाइल पाठशाला पर आपको जाना है। मोबाइल पाठशाला पूरा आपका ये हमारा वेबसाइट है mobilepathshala.com। गाइज यहाँ जाने के बाद से आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सीटेट, टेट और एसएससी सीजीएल के लिए, यूपीएसआई के लिए, सीजीएल के लिए। तो आप वहां से हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नए कॉन्सेप्ट पर हमारे कोर्सेज डिजाइन है, जो नए पैटर्न पर है। बहुत इजीली सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ एंड एवरीथिंग आपको वहां पर जो है, आप जब कोर्स लेंगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये जानना है कि आप कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट से mobilepathshala.com से, तो आपको YouTube पर एक वीडियो मिलेगी कि कोर्सेज को कैसे एक्सेस करें मोबाइल पाठशाला से, तो वो वीडियो आप देख करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो आप देखेंगे, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।